सभी सुनने वालों और खासकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों का आज के इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हाँ, और आज का ये जो सेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी के लिए। बिल्कुल। तो आज की ये विस्तृत चर्चा हमने केंद्रित की है 7 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स और पॉलिसी इनोवेशंस पर। हमारा मुख्य स्रोत है करंट अफेयर्स एंड पॉलिसी इनोवेशंस इंडिया 2026 नाम का एक बहुत ही डिटेल्ड दस्तावेज। सही का। एक लंबा दस्तावेज है, पर बहुत काम का है। हाँ, तो इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य इन तथ्यों के पीछे जो विश्लेषण छिपा है ना, उसे बाहर निकालना है, ताकि पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या टेक्नोलॉजी जैसे भारी विषय हो, वो सिर्फ याद करने के लिए ना रहे, बल्कि उनका आधार आसानी से समझ आ सके। एग्जैक्टली। और यही इस विस्तृत चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। देखिए, अक्सर जब उम्मीदवार करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो उन्हें सिर्फ अलग-अलग घटनाओं की एक लिस्ट दिखाई देती है। एक बुलेट पॉइंट लिस्ट जैसी। वही तो। लेकिन वास्तव में ये सभी खबरें आपस में जुड़ी होती हैं। ये आने वाले दशक की नेशनल पॉलिसी की नींव रखती हैं। एक शांत और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चाहे वो किसी नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो या किसी राज्य की नई वेलफेयर स्कीम, हर कदम देश की दिशा तय करता है। सही बात है। तो इन कड़ियों को जोड़ना ही आज हमारा मुख्य काम होगा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज हम डेमोग्राफी के बदलते ट्रेंड से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हो रहे नए प्रयोगों तक लगभग हर उस मुद्दे पर बात करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के नजरिए से जरूरी है। मैं पूरी तरह तैयार हूं इसके लिए। शुरू करते हैं। तो सीधी चलते हैं आज के पहले सेगमेंट की तरफ, जहां हम टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एआई के नए दौर पर चर्चा करेंगे। स्रोत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी आईआईएससी बेंगलुरु के एक नए मूनशॉट प्रोजेक्ट का जिक्र है, जिसे एआई ब्रेन को प्रोसेसर कहा जा रहा है। ये काफी दिलचस्प प्रोजेक्ट है। मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी पढ़ा है, पर एक इंसानी दिमाग के लिए को प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा हैरान करने वाला लगा। ये आखिर काम कैसे करता है? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये विज्ञान और हेल्थ केयर दोनों के मिलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब अगर हम कंप्यूटर की भाषा में देखें तो को प्रोसेसर क्या होता है? एक ऐसी चिप जो मेन प्रोसेसर का थोड़ा लोड कम करती है। हाँ, या किसी खास काम को बेहतर तरीके से करती है। तो आईआईएससी इस प्रोजेक्ट के जरिए एक ऐसी एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो सीधे इंसानी दिमाग के न्यूरल फंक्शंस के साथ जुड़ सके। अच्छा, सीधे न्यूरॉन्स के साथ? बिल्कुल। अगर किसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी जैसे मान लीजिए पार्किंसंस या अल्जाइमर्स की वजह से दिमाग का कोई हिस्सा सही से सिग्नल नहीं भेज पा रहा है, तो ये एआई को प्रोसेसर उस कमी को पूरा करने या ठीक करने में मदद कर सकता है। यानी ये सिर्फ किसी हेल्दी इंसान को सुपर स्मार्ट बनाने की कोशिश नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य मेडिकल इंटरवेंशन है। सही पकड़ा आपने। अगर हम इसे परीक्षा के नजरिए से देखें तो जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक सेक्शन में ये बायोटेक्नोलॉजी और एआई का एक नया आयाम जोड़ता है। और इसके साथ ही गवर्नेंस का एंगल भी आता है। जब ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित होती हैं, तो आने वाले समय में इसकी एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी, इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होगा, सरकार को इन सब पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी तरह डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। स्रोत के मुताबिक डीआरडीओ अपने घातक नाम के ड्रोन पर तेजी से काम कर रहा है। हाँ, घातक यूसीएवी। सही कहा। ये एक इंडिजिनस यानी पूरी तरह से स्वदेशी स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है। भारत के पास पहले से भी तो ड्रोन्स हैं, तो इस घातक ड्रोन में ऐसी क्या खास बात है जो इसे एक मील का पत्थर बनाती है? देखिए, सामान्य ड्रोन्स मुख्य रूप से सर्वेलेंस यानी निगरानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यूसीएवी का मतलब है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। यानी इसमें हथियार भी होंगे? एग्जैक्टली। ये सदस्य रहित होने के साथ साथ हमला करने की क्षमता भी रखता है। इसके अलावा इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिसका अर्थ है कि इसकी डिजाइन और मटेरियल ऐसे हैं जो दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। रडार से बच निकलने की क्षमता? हाँ, भारत में दम पर ऐसी एडवांस्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी विकसित करना सामरिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मॉडर्न वॉरफेयर अब मैन टू मैन कॉम्बैट से शिफ्ट होकर अनमैन्ड सिस्टम्स पर जा रहा है, और वहां घातक भारत की स्थिति बहुत मजबूत करेगा। आत्मनिर्भरता की ये गूंज एआई के क्षेत्र में भी सुनाई दे रही है आजकल। भारत के जेनरेटिव एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सर्वम एआई नाम की कंपनी ने सर्वम स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया है। ये एक बहुत जरूरी पहल है। पर एक सवाल उठता है यहाँ,
इस प्रोग्राम का लक्ष्य अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को एआई सॉल्यूशंस बनाने में मदद देना है। पर क्या हमें सच में अलग से इंडियन जेनरेटिव एआई की जरूरत है, जब मार्केट में पहले से ही बड़े पश्चिमी एआई मॉडल्स मौजूद हैं? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है उम्मीदवारों के दिमाग में आने के लिए। पश्चिमी एआई मॉडल्स वहाँ के डेटा और भाषा पर ट्रेंड हैं मुख्य रूप से, पर भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, सैकड़ों भाषाएं और डायलेक्ट्स हैं, वहाँ हमें ऐसे एआई मॉडल्स चाहिए जो भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भ को ठीक से समझ सके। हाँ, कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग होता है हमारा। वही ना। और इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी और डेटा लोकलाइजेशन के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है कि हमारा अपना एआई इकोसिस्टम हो। सर्वम एआई जैसी पहल से लोकल डेवलपर्स को एक आधार मिलेगा जिससे वो भारतीय समस्याओं के लिए इंडिजीनियस एआई सॉल्यूशंस तैयार कर सकेंगे। सही बात है। एआई से अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर। ये सेगमेंट डेमोग्राफी, सेंसस और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ा है। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हाँ, ये वाला मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। बचपन से हमने हमेशा आबादी नियंत्रण के नारे सुने हैं, जैसे हम दो हमारे दो। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने एक अनोखी पॉपुलेशन इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की है। बिल्कुल उलट दिशा में। हाँ, वही तो। इसके तहत सेकंड या थर्ड बच्चा पैदा करने वाले कपल्स को 25,000 रुपए का फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा। ये तो अब तक की हमारी जनसंख्या नीतियों के बिल्कुल उलट दिख रहा है। ऐसा क्यों? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के सिद्धांत को समझना होगा। एक समय था जब भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उसे नियंत्रित करना जरूरी था। लेकिन आज स्थिति बदल रही है, खासकर हमारे दक्षिणी राज्यों में। वहाँ आबादी कम हो रही है। देखिए, वहाँ का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी TFR, जिसका मतलब होता है कि एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, वो दर अब रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 से काफी नीचे गिर गया है। इसका मतलब है कि आबादी स्थिर होने की बजाय अब धीरे धीरे सिकुड़ने लगी है। सही पकड़ा आपने। और जब आबादी सिकुड़ती है तो आने वाले 20-30 सालों में वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो जाती है, यानी काम करने वाले और टैक्स भरने वाले युवाओं की संख्या घट जाती है। वहीं आश्रित बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाती है, जैसा हम जापान या कुछ यूरोपीय देशों में देखते हैं आजकल। एग्जैक्टली। वो आज इसी संकट से जूझ रहे हैं। आंध्र प्रदेश की ये इंसेंटिव स्कीम उसी खतरे को भांपते हुए एक पॉलिसी शिफ्ट का संकेत है। राज्य अब आबादी नियंत्रण से आगे बढ़कर डेमोग्राफिक डिविडेंड को बचाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। और इस बदलती हुई डेमोग्राफी को नापने का सबसे बड़ा पैमाना होता है सेंसस, यानी हमारी जनगणना। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा सेंसस 2027 के लिए नए डिजिटल टूल्स का अनावरण किया गया है। साथ ही प्रगति और विकास नामक ऑफिशियल मैस्कट्स भी लॉन्च किए गए हैं। ये पिछले सेंसस से काफी अलग होने वाला है। वही मैं पूछने वाली थी कि इस बार का सेंसस अलग कैसे होगा। सबसे बड़ा फर्क डिजिटल एन्यूमरेशन का है। पिछली जनगणना मुख्य रूप से कागज पर आधारित थी। उसमें डेटा इकट्ठा करने और उसे प्रोसेस करने में कई साल लग जाते थे। हाँ, रिपोर्ट्स आते आते डेटा पुराना हो जाता था। सही कहा। डिजिटल टूल्स का उपयोग करने से डेटा कलेक्शन लगभग रियल टाइम में होगा और एरर्स की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाएगी। पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एक्यूरेट और टाइमली डेटा। और जहां तक मैस्कॉट्स की बात है, प्रगति और विकास, इनका उपयोग आम जनता में जनगणना के प्रति जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए एक संचार माध्यम के रूप में किया गया है। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का एक और बेहतरीन उदाहरण इस दस्तावेज में केरला से सामने आया है। केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने मी हेल्थ नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इससे आम जनता आसानी से आसपास की सरकारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज ढूंढ सकती है। ये पब्लिक हेल्थ मैपिंग का एक अच्छा उदाहरण है। पर इस तरह के स्टेट लेवल ऐप्स पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं असल में? देखिए, एक नागरिक के नजरिए से सोचिए। सरकार के पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, पर उसकी जानकारी और एक्सेसिबिलिटी अक्सर आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। उन्हें पता ही नहीं होता कहां जाना है। मैं हेल्थ ऐप एक डिजिटल ब्रिज का काम करता है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाता है। बिल्कुल। जब पब्लिक हेल्थ मैपिंग डिजिटल हो जाती है तो न सिर्फ मरीजों को सही समय पर मदद मिलती है, बल्कि प्रशासन को भी पता चलता है कि किस क्षेत्र में किस तरह की सुविधाओं की मांग ज्यादा है। उन्हें अपने रिसोर्सेस कहां लगाने हैं ये डिसाइड करना आसान हो जाता है। ये गुड गवर्नेंस का एक सटीक उदाहरण है। गवर्नेंस और हेल्थ की बात चली है तो चलिए अपने तीसरे सेगमेंट का रुख करते हैं। इसका विषय है महिला सशक्तिकरण, सोशल जस्टिस और न्यूट्रिशन। स्रोत में 3 अलग-अलग खबरें हैं जो शायद आपस में जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं।
पहली खबर है, गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 शुरू किया है, जो विमेन लेड स्टार्टअप्स को मेंटरशिप और फंडिंग देता है। दूसरी है, जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस ने हैप्पी विमेन्स पे इनिशिएटिव शुरू किया है। और तीसरी एक ग्लोबल न्यूज़ है, यूनाइटेड नेशंस की नई रिपोर्ट आई है जिसका नाम है Ensuring and Strengthening Access to Justice for All Women and Girls। इन तीनों को एक साथ देखना बहुत जरूरी है। वही तो, अलग-अलग स्तर पर आई इन 3 खबरों को एक यूपीएससी उम्मीदवार अपने आंसर में कैसे जोड़े? इन तीनों खबरों को मिलाकर देखने पर महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट का एक समग्र या होलिस्टिक रूप सामने आता है। सिर्फ किसी एक क्षेत्र में काम करने से ट्रू इक्वालिटी नहीं आती। मतलब सिर्फ सरकार के करने से कुछ नहीं होगा? सही कहा। गुजरात की हर स्टार्ट 5.0 स्कीम स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, जहां सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिसोर्सेज दे रही है। ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है। वहाँ बात जेंडर पे पैरिटी की हो रही है, यानी समान काम के लिए समान वेतन। एग्जैक्टली। आर्थिक आत्मनिर्भरता तभी सफल है जब वर्क प्लेस पर भेदभाव ना हो। पर एक बात समझिए, इन दोनों स्टेट फंडिंग और कॉर्पोरेट पे पैरिटी का असर तब तक अधूरा है जब तक कानूनी और सामाजिक सुरक्षा ना हो। और यहाँ वो यूएन की रिपोर्ट काम आती है। वही तो, ये रिपोर्ट बताती है कि ग्लोबल लेवल पर आज भी महिलाओं और लड़कियों को जस्टिस सिस्टम तक पहुंचने में कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो जब उम्मीदवार अपने आंसर्स लिखें तो इन तीनों पिलर्स, स्टेट रिसोर्सेज, कॉर्पोरेट इक्वालिटी और लीगल जस्टिस को एक साथ लिखकर एक बहुत प्रभावशाली निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये विश्लेषण सच में आंसर्स में एक नई भार ला सकता है। आगे बढ़ते हैं। सोशल जस्टिस के दायरे में बच्चों के पोषण की बात भी आती है स्रोत में। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया के बीच एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। इसका मकसद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में बच्चों के न्यूट्रिशन और हेल्थ को बेहतर बनाना है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम सरकार का एक बहुत अहम हिस्सा है। पर इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स पर सरकार का इतना फोकस क्यों है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स देश के वो जिले हैं जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर थोड़े पीछे रह गए थे। सरकार उन्हें दूसरे विकसित जिलों के बराबर लाने की कोशिश कर रही है। और जहां तक पोषण की बात है, बच्चों का पोषण सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है, ये देश की आने वाली ह्यूमन कैपिटल का सवाल है। अगर बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो आगे चलकर इकोनॉमी कैसे चलाएंगे? बिल्कुल। अगर शुरुआती सालों में बच्चों का फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही से ना हो तो आगे चलकर देश का वर्कफोर्स उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता। यूनिसेफ के पास ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्निकल एक्सपर्टीज है। उनका नीति आयोग के साथ आना ग्राउंड लेवल पर इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाएगा। ह्यूमन कैपिटल से जुड़ी इस चर्चा के बाद अब आर्थिक कैपिटल यानी हमारे चौथे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। यह है इकोनॉमी, फाइनेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये सेक्शन तथ्यों से थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेबी की। हाँ, सेबी में एक नया टेक ड्रिवन कदम उठाया है। सही। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सुदर्शन नाम का एक एआई ड्रिवन सिस्टम लॉन्च किया है। इसका काम मार्केट मैनिपुलेशन और डिजिटल फाइनेंशियल कंटेंट पर निगरानी रखना है। एआई का इस्तेमाल इस तरह की सर्वेलेंस में कितना प्रभावशाली हो सकता है? देखिए, आजकल शेयर मार्केट का पूरा इकोसिस्टम डिजिटल हो चुका है। सोशल मीडिया पर फिन इन्फ्लुएंसर्स का दबदबा है आजकल। हाँ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हर कोई आकर टिप्स दे रहा होता है। वही ना, और कई बार इनके जरिए रिटेल इन्वेस्टर्स को गलत जानकारी देकर मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है। इन लाखों डिजिटल कंटेंट्स और ट्रेडिंग पैटर्न्स को इंसानी आंखों से रियल टाइम में मॉनिटर करना लगभग असंभव है अब। तो वहां सुदर्शन काम आएगा? हाँ, सुदर्शन के रूप में एआई का उपयोग सेबी को उन हिडन पैटर्न्स, डीप फेक्स या कोऑर्डिनेटेड पंप एंड डंप स्कीम्स को पकड़ने में मदद करेगा, जो पहले पकड़ में नहीं आते थे। ये नियामक ढांचे की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल छलांग है। वहीं बैंकिंग सेक्टर में एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन एंड इंक्लूसिव फाइनेंसिंग। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लॉन्ग टर्म ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इशू किए हैं। 10,000 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होकर है। बिल्कुल। और इसके साथ ही एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए $100 मिलियन की डेट फाइनेंसिंग दी है। और श्रीराम फाइनेंस को डीईजी और सिटी बैंक द्वारा $76 मिलियन की फैसिलिटी मिली है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ये दोनों ही डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल ये है कि इन सभी डेवलपमेंट्स में कैपिटल लगातार इन स्पेसिफिक सेक्टर्स की ओर क्यों जा रहा है? ये सारी खबरें एक ही बड़ी दिशा की ओर इशारा करती हैं, और वो है ESG यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस गोल्स।
बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 10,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड्स निकालना दर्शाता है कि अब मार्केट क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूंजी जुटा रहा है। ट्रेडिशनल बॉन्ड्स और ग्रीन बॉन्ड्स में यही फर्क होता है ना कि ग्रीन बॉन्ड्स का पैसा सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में लगता है। सही कहा आपने। वहीं दूसरी तरफ एडीबी और सिटी बैंक द्वारा मोतीलाल ओसवाल और श्रीराम फाइनेंस जैसी एनबीएफसीज को फंडिंग देना इंक्लूसिव फाइनेंस का हिस्सा है। इसका उद्देश्य उन तबकों तक लोन पहुंचाना है जिन्हें बड़े बैंक आसानी से लोन नहीं देते, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग और छोटे कारोबारी। एग्जैक्टली। बैंकिंग सेक्टर्स की शाखा से जुड़ी एक और खबर है जो इस दस्तावेज में मुख्य रूप से हाईलाइट की गई है। हाँ, ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 500 रिपोर्ट 2026 आई है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को ग्लोबली 16वें और एशिया प्रशांत में 7वीं रैंक मिली है, और वो भी AAA+ रेटिंग के साथ। ये भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इसके अलावा आरबीआई ने बेन कैपिटल को मनापुरम फाइनेंस में 41.66% स्टेक लेने की मंजूरी दी है। और एक बेहद अलग खबर फोर्ब्स से आई है। इलॉन मस्क वाली खबर। हाँ, जिसके मुताबिक इलॉन मस्क $840 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। खैर, अगर हम इन फाइनेंशियल अपडेट्स को देखें, खासकर आरबीआई और बेन कैपिटल वाले मुद्दे को, तो एनबीएफसीज में इतना बड़ा विदेशी निवेश यानी एफडीआई आखिर क्या दर्शाता है? देखिए, एसबीआई की ग्लोबल रैंकिंग तो भारत के बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता और विश्वसनीयता को प्रमाणित करती ही है। पर जब बेन कैपिटल जैसी बड़ी ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म मनापुरम फाइनेंस में लगभग 42% हिस्सेदारी खरीदती है, तो यह दर्शाता है कि विदेशी निवेशकों का भारत के शैडो बैंकिंग सेक्टर पर भरोसा बढ़ रहा है। शैडो बैंकिंग यानी एनबीएफसीज? हाँ, मनापुरम जैसी कंपनीज गोल्ड लोन और माइक्रो फाइनेंस में काफी आगे हैं ग्राउंड लेवल पर। नई पूंजी आने से इनकी बैलेंस शीट मजबूत होगी और क्रेडिट ग्रोथ में इजाफा होगा। इकोनॉमी के सेगमेंट में एक खबर ऐसी भी है जो कानूनी दायरे में आती है। स्रोत के अनुसार फिनो पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता को सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट्स 2017 के तहत टैक्स इवेजन यानी कर चोरी के आरोप में अरेस्ट किया गया है। हम यहाँ इन तथ्यों को पूरी निष्पक्षता के साथ बता रहे हैं, बस रिपोर्ट कर रहे हैं। और सुनने वालों को भी इसे उसी तरह लेना चाहिए। ऐसी खबरें कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रेगुलेटरी स्ट्रिक्टनेस का हिस्सा होती हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह ट्रस्ट पर चलता है। ऐसे डेवलपमेंट्स ये स्पष्ट करते हैं कि कानून और टैक्स कंप्लायंसेस को लेकर अथॉरिटीज कितनी सख्त हैं, चाहे वो किसी भी संस्था का शीर्ष अधिकारी क्यों ना हो। बिल्कुल। इससे मार्केट में ये संदेश जाता है कि फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए रेगुलेटरी ओवरसाइट हमेशा सक्रिय है। सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें सेगमेंट की ओर। इसमें एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल रिलेशंस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बेहद अनोखी खबर आई है यहाँ। नदी वाले लाइट हाउसेस की खबर। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने ब्रह्मपुत्रा नदी पर भारत के पहले रिवरीन लाइट हाउसेस का फाउंडेशन स्टोन रखा है। समुद्र के किनारे तो लाइट हाउसेस का कॉन्सेप्ट समझ आता है, पर एक नदी के बीचों बीच लाइट हाउस बनाने का क्या महत्व है? सुनने में ये अजीब जरूर लगता है पहली बार में, पर इसका आर्थिक और सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। ब्रह्मपुत्र नदी नेशनल वाटरवे 2 का हिस्सा है। अब तक नदियों में रात के वक्त या धुंध में जहाजों का चलना बेहद मुश्किल और खतरनाक होता था। तो इससे नेविगेशन आसान हो जाएगा? हाँ, रिवाइन लाइट हाउसेस बनने से इनलैंड वाटरवे नेविगेशन 24 घंटे सुरक्षित हो जाएगा। इससे कार्गो शिप्स का मूवमेंट तेज होगा, सड़कों पर फ्रेट का बोझ कम होगा, और सबसे बड़ी बात, नॉर्थ ईस्ट रीजन का कनेक्टिविटी नेटवर्क पूरी तरह बदल जाएगा, जो कि वहां के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट के आर्थिक विकास की एक प्राप्ति एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देखी गई है इस रिपोर्ट में। असम के कर्बी अंगलोंग जिंजर यानी अदरक को पहली बार लंदन एक्सपोर्ट किया गया है। इस अदरक को जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त है। ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी है मेंस के लिए। वही मैं पूछने वाली थी कि एक स्थानीय उत्पाद का लंदन तक पहुंचना सिर्फ व्यापार है या इसका कोई और भी बड़ा असर होता है? ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और भारत की सॉफ्ट पावर का एक प्रदर्शन है। जीआई टैग इस बात का प्रमाण है कि उस अदरक की क्वालिटी और स्वाद बिल्कुल विशिष्ट है, और वो सिर्फ कार्बी आंगलोंग की मिट्टी में ही उगता है। ऑथेंटिक है। एग्जैक्टली। जब ऐसा उत्पाद विश्व बाजार में जाता है तो उस क्षेत्र के किसानों की आय सीधे तौर पर बढ़ती है।
परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की एक सफल केस स्टडी है जिसे आंसर्स में कोट किया जा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस की कड़ी में एक और विषय इस दस्तावेज में जोड़ा गया है। फिनिश प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये अग्रीमेंट मुख्य रूप से एजुकेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की आवाजाही पर केंद्रित है। इस पार्टनरशिप का आधार क्या है असल में? इसे समझने के लिए हमें वापस अपने पहले वाले डेमोग्राफी पॉइंट पर जाना होगा। फिनलैंड और बाकी यूरोप के पास टेक्नोलॉजी और बेहतरीन लाइफ स्टैंडर्ड्स तो हैं, पर उनकी वर्किंग एज आबादी तेजी से कम हो रही है। और हमारे पास युवा आबादी है। वही तो, भारत के पास लाखों स्किल्ड यूथ हैं जिन्हें नए और एडवांस्ड अवसरों की तलाश है। ये एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए एक परफेक्ट मैच है। इससे हमारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए लीगल माइग्रेशन और ग्लोबल एक्सपोजर के रास्ते आसान होंगे। तो इसे ब्रेन ड्रेन नहीं कहेंगे? नहीं, इसे अब ब्रेन ड्रेन की बजाय ब्रेन सर्कुलेशन के रूप में देखा जा रहा है। लोग जाएंगे, सीखेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे। सही है। आखिरी सेगमेंट में अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स पर नजर डालते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा आगामी चुनावों से ठीक पहले कई राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का रीशफल अनाउंस किया गया है। इस तरह के बदलाव प्रशासनिक तौर पर कैसे देखे जाते हैं? राज्यपाल यानी गवर्नर का पद हमारे संविधान में एक बेहद अहम और कई बार विवादित विषय रहा है। वो राज्य और केंद्र के बीच की एक कड़ी होते हैं। चुनावों से पहले इस तरह का रीशफल अक्सर एडमिनिस्ट्रेटिव डायनामिक्स और केंद्र की गवर्नेंस प्रायोरिटीज को दर्शाता है। यूपीएससी उम्मीदवारों को इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? उम्मीदवारों को इस संदर्भ में सरकारिया कमीशन की सिफारिशों को ध्यान में रखना चाहिए। सरकारिया कमीशन ने स्पष्ट किया था कि गवर्नर को एक न्यूट्रल आकार होना चाहिए जो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे। मेंस में ऐसी घटनाओं पर सीधे विश्लेषणात्मक प्रश्न बन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से ही जुड़ी एक और नियुक्ति की खबर है स्रोत में। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने राजीव सिंह रघुवंशी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई के पद पर फिर से नियुक्त किया है। डीसीजीआई जैसा पद फार्मा सेक्टर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? डीसीजीआई देश में नई दवाइयों की अप्रूवल, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और क्लिनिकल ट्रायल्स का सबसे बड़ा नियामक है। किसी को इस पद पर दोबारा नियुक्त करना यह दिखाता है कि सरकार रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहती है, स्टेबिलिटी लाना चाहती है। हाँ, आज जब भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारे फार्मा एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर हैं, तो नियामक प्रणाली में अनुभव और स्थिरता का होना बेहद जरूरी हो जाता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज की इस विस्तृत चर्चा का एक निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर मैं देखूं तो एक तरफ तो हमने देखा कि भारत टेक्नोलॉजी और एआई में तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सेबी का एआई ड्रिवन सुदर्शन हो, डीआरडीओ का घातक स्टेल्थ ड्रोन हो या आईआईएससी का ब्रेन को प्रोसेसर। बिल्कुल सही। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रह्मपुत्रा नदी पर पहले रिवराइन लाइट हाउसेस जैसा आधारभूत ढांचा बना रहे हैं और आंध्र प्रदेश की स्कीम जैसी डेमोग्राफिक चुनौतियों से निपटने की नई पॉलिसीज भी ला रहे हैं। सारे बिंदु लगता है एक ही तस्वीर दिखाते हैं, एक ऐसी नेशनल पॉलिसी जो इनोवेशन और डेमोग्राफिक रियलिटीज दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। आपने इन सभी तथ्यों को बेहद सटीक तरीके से जोड़ा है, पर आज के स्रोत को अगर थोड़ा और आगे चलकर देखा जाए तो एक बेहद गहरा सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में। वो क्या? आज हमने एआई का इस्तेमाल सेबी के सुदर्शन के रूप में मार्केट सर्वेलेंस के लिए देखा और साथ ही आईआईएससी के प्रोजेक्ट में एआई को इंसानी दिमाग के न्यूरल फंक्शन के साथ जोड़कर काम करने के प्रयोग को भी समझा। एक ऐसी दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मार्केट और शासन को नहीं बल्कि हमारे बायोलॉजिकल दिमाग को भी आकार दे रहा है। ये तो है। तो क्या आने वाले दशक में स्वतंत्र सोच यानी फ्री विल और ह्यूमन डिसीजन मेकिंग की परिभाषा पूरी तरह से बदल जाएगी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो दिमाग के कई दरवाजे खोल देता है। जब एआई और इंसानी न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर काम करेंगे तो फैसला वास्तव में किसका होगा, मशीन का या इंसान का? यही सबसे बड़ा सोचने वाला विषय है आगे के लिए। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए और यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए इस आखिरी और प्रभावशाली विचार को हम यहीं छोड़ते हैं ताकि वो इस पर अपने दृष्टिकोण से मनन कर सकें। आज की इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस गहन विश्लेषण से आप सभी की तैयारी और आपके उत्तर लिखने की शैली को एक नई दिशा मिलेगी। नमस्कार।